हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो बहुत बहुत गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। तो क्या हाल चाल है बच्चों, कैसे हो आप? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर, ओके। तो बहुत बहुत गुड मॉर्निंग ध्रुव भाई, रोहन जी, अनंजय कुमार, प्रतीक सिंह, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। तो क्या हाल चाल है बच्चों जी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सौम्या, गुड मॉर्निंग गार्गी, गुड मॉर्निंग। तो सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आशा करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ और सुरक्षित हैं, अपने अपने परिवार के साथ मस्त हैं। तो क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग शुभम भाई, गुड मॉर्निंग अनुज भाई, गुड मॉर्निंग जितेंद्र बाबू, गुड मॉर्निंग स्नेहा, गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चों, तो आज बेसिकली मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, रिवाइज करवाऊंगा आपको आपका सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स का जो चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर जो 10 है बेसिकली, जिसके अंदर आपके 3 यूनिट्स हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, और तीनों यूनिट्स मिलाकर लगभग 15 नंबर या 18 नंबर तक या 20 मैक्सिमम नंबर तक के आ जाते हैं। ठीक है ना? तो हम आज उसका एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, सारी बातों को देखते हैं और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है, हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, वो सारी बातें मैं आपको एक बार रिवाइज़ करवा देता हूँ। ठीक है जी? तो एक बार शुरू करने से पहले आप बता दो कि सब बच्चे आप तैयार हैं, तो कार्य शुरू करा जाए आज का। एक बार मुझे बता देना कि सब बच्चे हैं तैयार। ओके, ठीक है जी। तो करते हैं शुरू। यस सर, चलो ठीक है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 से शुरू करते हैं। ठीक है? यूनिट 1 का नाम है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखो बच्चों, ये छोटा सा यूनिट है, इसकी वेटेज कम है, तो आप इस पे ज़्यादा फोकस मत करना, बेसिक बातें बस पता होनी चाहिए। सबसे पहले इसमें है कंपनी, है ना, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम है कंपनी अकाउंट्स। तो कंपनी क्या होता है? तो देखो, कंपनी वर्ड जो है ये 2 शब्दों से बना है, COM कम और PANY पनी। तो ये लैटिन वर्ड्स हैं। कम का मतलब था टुगेदर और पैनी का मतलब था ब्रेड। तो मतलब ये एक कॉन्सेप्ट बन गया कि भाई सब जने मिलजुल कर अपने लिए ब्रेड कमा रहे हैं, यानी कि टुगेदर ब्रेड कमा रहे हैं, तो ये नाम पड़ गया कंपनी। तो इसीलिए कंपनी तो आपको पता ही है कि बहुत सारे लोग होते हैं। अब कंपनी के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, यानी कि कंपनी जो है वो उसका जन्म नेचुरली नहीं होता, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन लॉ के तहत किया जाता है, अकॉर्डिंग टू लॉ। दूसरा, सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी जो होती है वो अपने ओनर से अलग एंटिटी मानी जाती है, यानी कि कानून की नज़रों में रिलायंस एक अलग एंटिटी है और मुकेश अंबानी एक अलग एंटिटी है, दोनों अलग अलग एंटिटी होते हैं। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, यानी कि कंपनी जो है वो चलती रहेगी
किसी ओनर के मर जाने से उसका उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। कॉमन सील कंपनी का एक सिग्नेचर भी होता है, ठप्पा होता है, जैसे वो डॉक्यूमेंट्स पे हम साइन करते हैं उसी तरह कंपनी भी साइन करती है, जिसको हम कॉमन सील कहते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी, ये आपको पता ही है कि कंपनी में शेयर होल्डर जो होता है उसकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। बाकी कंपनी जो होती है वो एक आर्टिफिशियल बॉडी है, तो वो कोई सिटीज़न नहीं है, यानी कि कंपनी के पास कोई ऐसे वोटिंग राइट्स नहीं है कि भाई वो कंपनी सिटीज़न की तरह बिहेव कर सके। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कंपनी के अंदर आप अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो। प्राइवेट कंपनी में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होती है, पब्लिक कंपनी में फ्रीली कर सकते हो, लेकिन ट्रांसफरेबिलिटी रहती है। बाकी कंपनियों को अपनी बुक्स लॉ के तहत बनानी पड़ती है। फिर इसके बाद होता है जी अगला पॉइंट, टाइप्स ऑफ कंपनी। ये भी बेसिक पता होना चाहिए कि भाई कंपनी कितने प्रकार की है। होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी, अब होल्डिंग का मतलब है कि कोई एक ऐसी कंपनी जिसने किसी दूसरी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर्स खरीद रखे हैं तो उसको बोल देंगे होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं उसको बोल देंगे सब्सिडरी कंपनी। तो ये होता है कॉन्सेप्ट। इसके अलावा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड कंपनी। अब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब होता है, जैसा आप नॉर्मली शेयर्स चैप्टर में पढ़ते हो कि अगर एक शेयर 10 रुपये का है तो कंपनी एप्लीकेशन पे लेट से 3 रुपये लेती है, अलॉटमेंट पे 4 रुपये लेती है, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये लेती है, तो एक शेयर होल्डर की लायबिलिटी जो है वो सिर्फ 10 रुपये तक ही लिमिटेड रहेगी, यानी कि शेयर की वैल्यू तक। इसको बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। लेकिन दूसरी होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जिसमें जब स्टार्टिंग में कंपनी फॉर्म हो रही होती है तो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ शेयर होल्डर्स पहले से एक गारंटी का अमाउंट मेंशन कर देते हैं कि अगर कंपनी वाइंड अप होगी तो मैं 1 लाख रुपए दूंगा। सोनू कह रहा है कि अगर कंपनी वाइंड अप होगी तो मैं 50 रुपये दूंगा। तो इन्होंने अपने ये पहले से मेमोरेंडम में साइन कर दिया, गारंटी दे दी। तो इस तरह की कंपनी को बोल देते हैं कंपनी बाय लिमिटेड बाय गारंटी। बाकी अनलिमिटेड कंपनी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है कि भाई इसमें कंपनी के शेयर होल्डर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तो ये प्रैक्टिकली हम लोग यहाँ पर नहीं देखते। बाकी 1 पर्सन कंपनी भी होती है जिसमें एक ही मालिक होता है, एक ही व्यक्ति कंपनी खोल लेता है, ये आप लॉ में भी पढ़ते हो। प्राइवेट कंपनी होता है, ये भी आप लॉ में पढ़ते हो, जिसमें थोड़ा सा ट्रांसफ़र का ऑफ शेयर्स में रिस्ट्रिक्शंस रहती है और इसमें 2 मेंबर्स हमें मिनिमम चाहिए। बाकी पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, उसमें आपको पता है शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, जैसा आप लॉ में भी देखते हो। बाकी एक स्मॉल कंपनी किसे कहते हैं, जिसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा ना हो और उसका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा ना हो। दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। लिस्टेड कंपनी जो किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, अनलिस्टेड कंपनी जो किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होती। पब्लिक कंपनी लिस्टेड भी हो सकती है, अनलिस्टेड भी हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है, तो ये भी एक छोटा सा पॉइंट पूछ लेता है। बाकी गवर्नमेंट कंपनी यानी कि कोई भी सरकारी संस्था, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी बॉडी कॉरपोरेशन जो किसी भी कंपनी में 51% से ज़्यादा बेसिकली शेयर्स होल्ड कर रही है, ऐसी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बोल देते हैं। बाकी फॉरेन कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन किसी फॉरेन देश में हुआ है, जैसे मैकडॉनल्ड्स, तो ये एक फॉरेन कंपनी है। तो ये बेसिकली अलग अलग प्रकार की कंपनियां होती हैं। अब कंपनियों को अपनी बुक्स बनानी पड़ती हैं एज़ पर सेक्शन 129, जिसमें लिखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू बताने चाहिए। तो इसीलिए शेड्यूल 3 जो कंपनीज एक्ट 2013 ने दिया है, उसके अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनियों के प्रिपेयर होते हैं। तो अब ये जो नीचे का पूरा पोर्शन है, ये आपका क्लास 12th की तरह बिल्कुल सेम है। तो अगर आपने क्लास 12th में अच्छे से पढ़ रखा है तो आप इसको एक बार ऊपर से देख के एग्ज़ाम में चले जाना। क्लास 12th में अगर थोड़ा सा कम अच्छे से पढ़ रखा है तो एक बार यहाँ पर आप अच्छे से आइटम वाइज आइटम गो थ्रू कर जाना, क्योंकि ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन इस पर आपसे वैसे पूछता नहीं है, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, है ना। तो जैसे पार्ट 1 में हम बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट में मेन हेड जो होता है, सबसे पहला वो होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसमें 4 मेन हेड्स होते हैं। पहला मेन हेड है शेयर होल्डर फंड, दूसरा मेन हेड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा मेन हेड है नॉन करंट लायबिलिटी और चौथा मेन हेड है करंट लायबिलिटी। बाकी सबके अपने अपने सब हेड्स होते हैं। शेयर होल्डर फंड के अंदर आपको पता होना चाहिए शेयर कैपिटल, रिजर्व, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। नॉन करंट लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी में आपको पता होने चाहिए कि भाई उसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग है, इसमें शॉर्ट टर्म बोरिंग है, उसमें डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, इसमें ट्रेड पेबल्स भी हैं। बाकी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं क्योंकि लंबी अवधि की लायबिलिटियाँ हैं, अदर शॉर्ट टर्म या करंट लायबिलिटीज़ हैं, और
इसी तरह प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। बेसिक डिफरेंस आपको पता ही है कि अगर कोई लाइबिलिटी 12 महीने से ज़्यादा के बाद पेबल करनी है तो नॉन करंट लाइबिलिटी, 12 मंथ्स के अंदर अंदर पे करनी है तो करंट लाइबिलिटी। तो ये लाइबिलिटी साइड होती है। इसी तरह एसेट्स होते हैं, उसमें दो ही मेन हेड हैं, एक है नॉन करंट एसेट, एक है करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स के अंदर बहुत सारे मेन हेड्स हैं, जैसे एक है फिक्स्ड एसेट्स, एक है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, एक है डेफर्ड टैक्स एसेट, एक है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस या अदर नॉन करंट एसेट्स। बाकी फिक्स्ड एसेट्स में भी 4 कैटेगरीज हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यानी टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, या फिर कोई कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कोई बिल्डिंग बन रही है, या इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, कोई फार्मूला बन रहा है। और इसी तरह से करंट एसेट्स होते हैं जिसमें हमारे 6 सब हेड्स हैं। करंट इन्वेस्टमेंट्स है ना, छोटी अवधि का निवेश आपने करा। इन्वेंट्रीज़, अब इन्वेंट्रीज़ अलग अलग प्रकार की होती हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, ये आपको पता ही है, डेटर्स प्लस BR, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जिसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक आ गया, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, आपने कोई शॉर्ट टर्म के लिए पैसा दिया, या अदर करंट एसेट्स जो आपने प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह एट्सेट्रा कर रखे होते हैं। तो एक बेसिक आइडिया इसमें बस आपको होना चाहिए। तो ये होती है हमारी बैलेंस शीट। तो आप इसके आइटम्स की डिटेल अगर आपको गो थ्रू करनी है तो बुक में भी दे रखी है, नहीं तो बेसिक जानकारी है कि कौन सा आइटम क्या होता है, तो आप उसको एक बार नॉर्मली रीड कर सकते हो। फिर इसी तरह पार्ट 2 में होता है स्टेटमेंट ऑफ P&L, कि कंपनी P&L कैसा बनाती है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबसे ऊपर आता है, जिसका मतलब है नेट सेल्स। उसके बाद आती है अदर इनकम, यानी कि जो मेन बिजनेस के अलावा कंपनी पैसा कमाती है। इन दोनों को जोड़कर हमें मिलता है टोटल रेवेन्यू। ये हमारा A पॉइंट एक कंप्लीट हो जाता है। फिर हम एक्सपेंसेस की लिस्ट लिखते हैं, जिसमें हमारे 7 तरह के एक्सपेंसेस आते हैं ऑर्डर वाइज, इसी ऑर्डर में याद रखना है। पहला होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जिसका फॉर्मूला है ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये नॉर्मली गिवन होता है। फिर होता है चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, इसका फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये याद होना चाहिए। बाकी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय से रिलेटेड, फाइनेंस कॉस्ट, जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हो, डेप्रीसिएशन वो आपको पता ही है, एंड अदर एक्सपेंसेस, यानी कि कुछ और ऐसे खर्चे जो अगर हुए हैं तो देने पड़ेंगे। फिर टोटल एक्सपेंसेस आ गए। फिर हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करना है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। उसमें से अगर कोई टैक्स है तो उसको माइनस करना है, तो फिर हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। ये हमें याद रखना है कि ये जो प्रॉफिट होता है फॉर द ईयर, ये हमारे रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है। तो फिर ये बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस वाले हेडिंग के अंदर चला जाएगा। अगर मान लो हमें पूछे या बनाने को बाय चांस आ जाए तो पता होनी चाहिए ये चीज़, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपको पहला यूनिट में बस इतनी बातें देखनी है। चलो तो एक बार पहले यहाँ तक बता देना कि यहाँ तक आपको स्टोरी याद आ गई। तो यूनिट 1 सिंपल है, बेसिक थ्योरी है और बैलेंस शीट और P&L का फॉर्मेट है बस। ओके, हाँ अनुज, रट के जाना है लेकिन बस बेसिक बात। तो इसमें आपका क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन आएगा, तो आप इसकी ज़्यादा टेंशन मत लेना। हो सकता है बस कोई ट्रू फॉल्स में आ जाए 2 नंबर का, या कोई लास्ट में छोटा सा थ्योरी का आपका पॉइंट इसमें कोई चिपका देगा कि फीचर्स बताओ, वो पूछ सकता है। या फिर बस 2 नंबर में ट्रू फॉल्स में तो बैलेंस शीट या P&L का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो आप इसकी ज़्यादा टेंशन मत लेना इस यूनिट की। तो 20 नंबर का आता है शीतल, लगभग ये वाला पूरा यूनिट। अब देखो, जो मॉडल टेस्ट पेपर के बेसिस पर जो फिक्स मतलब पॉइंट है, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें
तो यूनिट 2 से हमारा एक क्वेश्चन लगभग फिक्स होता है कि वो 10 नंबर का आएगा, है ना। यूनिट 2 से 10 नंबर का आएगा, और साथ में हो सकता है 2 या 4 नंबर का कोई छोटा क्वेश्चन ऐसे थ्योरी की तरह अलग से आ जाए, ठीक है ना। बाकी सेक्शन लर्न करने की ज़रूरत नहीं है अंशिका, लेकिन हाँ यूनिट 2 का क्वेश्चन 10 नंबर का ज़रूर आता है, और यूनिट 3 का क्वेश्चन 5 नंबर का ज़रूर आता है। तो अगर आप कंपनी अकाउंट्स वाला करोगे, तो मैंने वो पहले भी आपको बताया था, अगर आप चॉइस के क्वेश्चन में कंपनी अकाउंट्स वाला करोगे तो 15 नंबर के ये दोनों चैप्टर मिलाकर आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बैलेंस शीट से यूनिट 1 में नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन यूनिट 2 में पूछ लेता है। तो यूनिट 2 आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से, है ना। तो अब इसमें मज़ेदार बात तो वैसे तो ये है कि एक क्लास 12th में जो आपने पढ़ा है इनफैक्ट 100% उसकी तरह सेम है, और क्वेश्चंस भी आप अगर अच्छे से करके जाना चाहते हो तो मैं अभी बता दूंगा कि बुक के कौन कौन से क्वेश्चंस करना। 2-3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बस वो ज़रूर करना, ठीक है ना। तो एक बार गो थ्रू करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट्स एक बार देख लेते हैं। वैसे तो सिंपल है कि शेयर क्या होता है। तो शेयर का मतलब तो बेसिकली होता है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसमें आप अपनी पूरी कंपनी की पूंजी को डिवाइड कर लेते हो, वो शेयर होता है, ठीक है। शेयर्स 2 टाइप के हैं। पहला होता है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि भाई जिनको पहले डिविडेंड मिलता है, इक्विटी वालों से पहले जिनको डिविडेंड मिलता है और फिक्स रेट पर रहता है, तो वो बेसिकली होते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब ये होता है कि अगर इनको 1 साल डिविडेंड नहीं मिला तो इनका डिविडेंड वो जुड़ जाता है, तो इनको 3 साल तक का डिविडेंड मतलब जुड़ जाएगा और फिर इकट्ठे मिल जाएगा अगर कंपनी को बाद में प्रॉफिट होता है तो। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव में ऐसा नहीं होता। पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब है कि कभी कभी कंपनी अपने सरप्लस प्रॉफिट्स में, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स में प्रेफरेंस शेयर्स को भी कहती है कि चलो हम आपको कुछ एक्स्ट्रा हिस्सा या कुछ इसका एक्स्ट्रा पोर्शन दे देते हैं, तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को बोल देते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। लेकिन कुछ को ये नहीं मिलता तो वो होते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग वाले। इसी तरह रिडीमेबल, इररिडीमेबल, जिन प्रेफरेंस शेयर्स को हमें रीपे करना पड़ता है उन्हें हम रिडीमेबल कहते हैं, और जिन्हें रीपे नहीं करना उन्हें हम इररिडीमेबल कहते हैं। ये प्रैक्टिकली इंडिया में नहीं होते। बाकी कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, जो कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी शेयर में वो कन्वर्टेबल, जो कन्वर्ट नहीं होते इक्विटी शेयर में वो नॉन कन्वर्टेबल। बाकी इक्विटी शेयर आपको पता ही है कि इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, और ये वो शेयर्स हैं जो प्रेफरेंस नहीं है, तो उन्हें बोलते हैं हम इक्विटी शेयर्स, ठीक है। बाकी एक छोटा सा कैपिटल को लेकर कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, कितने तरह की कैपिटल होती है। तो भैया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल लिखी होती है, जिसको हम कहते हैं ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। फिर उसमें से कुछ कैपिटल कंपनी पब्लिक के लिए इशू करती है कि चलो हम पब्लिक के लिए 80 लाख शेयर्स 10 रुपये ही इशू करते हैं, तो इसको बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। अब उसमें से पब्लिक ज़रूरी नहीं है कि सारे शेयर्स ले ले, जितने शेयर्स पब्लिक ले लेती है उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, जिसमें आप इस तरह का ब्रेकअप देखते हो कि 10 रुपये का शेयर है, 3 रुपये एप्लीकेशन पर, 4 रुपये अलॉटमेंट पर, फिर 3 रुपये फर्स्ट कॉल पर। तो लेट से कंपनी ने 7 रुपये मांगे अभी तक और 3 रुपये अभी तक नहीं मांगे, तो जो पैसे कंपनी ने अभी तक नहीं मांगे हैं उसको हम कह देते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। तो कभी कभी कंपनी इस तरह की कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल छोड़ देती है कि ये हम सीधा वाइंडिंग अप पर लोगों से मंगवाएंगे अगर कंपनी बंद हुई तो, अदरवाइज़ नहीं मंगवाएंगे, तो इसको बोल देते हैं रिजर्व कैपिटल। लेकिन कंपनी ने जो 7 रुपये लोगों से मांगे हैं उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, और उसमें से भी कुछ लोग कभी कभी पैसा नहीं देते, यानी कि कॉल्स इन अरियर अगर आप उसमें से डिडक्ट कर दोगे तो उसको बोल देते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। और जब भी कंपनी डिविडेंड पे करती है तो वो पेड अप शेयर कैपिटल पर करती है, हमें ये बात का ध्यान रखना है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो पता होने चाहिए। तो इसका हमने कोड भी बना रखा है, आओ इधर सब कॉफ़ी पियो। तो दोबारा बोल देता हूँ, आओ इधर सब कॉफ़ी पियो। इसका मतलब है सबसे पहले ऑथोराइज शेयर कैपिटल, फिर इशूड शेयर कैपिटल, फिर कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, फिर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, फिर कॉल्ड अप शेयर कैपिटल और फिर पेड अप शेयर कैपिटल। आओ इधर सब कॉफ़ी पिएं। तो ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप और पेड अप, तो 5 तरह की मतलब कैपिटल का नाम हो सकता है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो एक छोटा सा एग्जांपल था, दिखा देता हूँ आपको। जैसे लेट से कॉल्ड अप कैपिटल है 10 लाख, उसके बाद कॉल्स इन अरियर है 20,000,
डिविडेंड है 10%। तो डिविडेंड कैसे निकाला जाएगा? तो डिविडेंड के लिए हमें हमेशा पहले पेड अप कैपिटल फाइंड करनी पड़ती है, और पेड अप कैपिटल क्या होती है? कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन अरियर। तो कॉल्ड अप कैपिटल में से कॉल्स इन अरियर माइनस करेंगे तो पहले आएगी पेड अप कैपिटल, और उस पर हम 10% कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा डिविडेंड। तो ये एक छोटा सा मतलब क्वेश्चन है समझने के लिए कि भाई डिविडेंड कैसे दिया जाता है। बाकी इसके बाद जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे क्लास 12 की तरह सेम है, तो उस पर कोई ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं है कि भाई शेयर्स ऑफ इशू फॉर कैश तो आपको पता ही है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये सब बातें अब समझाने वाली नहीं है ना। कॉल्स इन अरियर क्या है वो आपको पता है, कॉल्स इन एडवांस क्या है वो आपको पता है, पैसे जल्दी मिल गए। बाकी हाँ, एक छोटा सा नियम पता होना चाहिए, एप्लीकेशन मनी मिनिमम कितनी हो? कंपनीज एक्ट कहता है 5% ऑफ फेस वैल्यू, लेकिन सेबी कहता है 25% ऑफ इशू प्राइस। ये एक छोटा सा नियम है जो हमें पता होना चाहिए। बाकी सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर वो 3 तरह का हो सकता है, क्या पता फुल सब्सक्रिप्शन हो, क्या पता ओवर सब्सक्रिप्शन हो, क्या पता अंडर सब्सक्रिप्शन हो। तो फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब है पूरे शेयर्स लोगों ने ले लिए, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि लोगों ने ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, और अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि लोगों ने कम शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया। तो ओवर सब्सक्रिप्शन अगर है तो उसमें 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो हम एक्सेस एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर देते हैं, मना कर दिया, या हम प्रोराटा अलॉटमेंट कर देते हैं कि भाई 3:2, तो 3 एप्लीकेशन के बदले में 2 शेयर्स अलॉट करेंगे, या फिर हम दोनों का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, कुछ को रिजेक्ट कर दिया और कुछ को प्रोराटा के बेसिस पर शेयर्स दे दिए। अब सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट एक होता है जो सबको याद अच्छे से होना चाहिए, मैं इस पर लिख देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो इसको लेकिन ज़रूर अच्छे से करके जाना, क्योंकि ये इसका रोल क्वेश्चन में आएगा ही आएगा। आपको इसकी एंट्री करनी पड़ेगी विद अमाउंट अच्छे से, तभी थोड़ा सा मार्क्स मतलब मिलेंगे, है ना। ये कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी शेयर फोरफीट हो रहा है, आपको एक एंट्री याद रखनी है कि शेयर फोरफीट कैसे होता है। तो देखो, जब हम शेयर्स को फोरफीट करते हैं तो हमारी एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसमें हम लिखते हैं कॉल्ड अप फेस वैल्यू, यानी कि इसमें आपको खाली फेस वैल्यू लिखनी है जितना आपने कॉल्ड अप करा। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम जितना भी होगा, जितना हमने अभी तक रिसीव नहीं करा है, उसको हम डेबिट कर देंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम उतना ही डेबिट होगा जितना आपने अभी रिसीव नहीं करा है। अगर कोई प्रीमियम आपने रिसीव कर लिया है, ये ध्यान रखना है, अगर कोई प्रीमियम आपने रिसीव कर लिया है तो उसको यहाँ पर हम डेबिट नहीं करेंगे, ठीक है। तो प्रीमियम जो रिसीव नहीं हुआ है सिर्फ वही लेना है डेबिट में। 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, इसमें हम लिखते हैं जितना फेस वैल्यू हमें रिसीव हुआ है, इसको हमने ऐसी नंबर दे दिया 1। उसके बाद 2 या तो कॉल्स इन अरियर लिख सकते हो आप एक साथ, जिसमें जो भी अमाउंट आपको नहीं मिला, या आप अलग अलग उन इंस्टॉलमेंट्स का नाम भी लिख सकते हो कि 2 शेयर अलॉटमेंट या 2 शेयर फर्स्ट कॉल या 2 शेयर सेकंड कॉल, इस तरह से करके, वो आपकी चॉइस है, दोनों ही ठीक होते हैं। तो ये शेयर को फोरफीट करने का बन गया तरीका। अब जब शेयर्स फोरफीट होते हैं तो उसके बाद हो सकता है शेयर्स री इशू भी हों। तो जब भी शेयर्स री इशू होते हैं तो हमें 2 एंट्रीज़ करनी पड़ती हैं। एक होती है शेयर री इशू करने की, वो तो नॉर्मल करनी है, और दूसरी होती है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की, जो हमारा प्रॉफिट हुआ। तो देखो, जब हम री इशू करते हैं, पहले वो दिखा देता हूँ। जब हम शेयर्स री इशू करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें हम लिखेंगे री इशू प्राइस। उसके बाद शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, इसमें हम लिखेंगे अगर हमने कोई डिस्काउंट दिया री इशू पर। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें हम लिखेंगे कोई भी जो भी हमारे शेयर का कॉल्ड अप है या पेड अप है, वो क्वेश्चन में दिया होता है। और 2 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, अगर मान लेते हैं हम प्रीमियम पर इशू कर रहे होंगे, मतलब री इशू कर रहे होंगे, तो वो लिख देंगे। तो या तो डिस्काउंट पर री इशू करेंगे या प्रीमियम पर, दोनों में से कोई एक ही आएगा, दोनों नहीं आएंगे। तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपका चेंज हो सकता है। अब हम जितना भी हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है उसे ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व में, तो उसकी हमें सेकेंड एंट्री करनी पड़ती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब इसमें अमाउंट हम कैसे निकालते हैं? जो हमने फॉरफीचर की एंट्री में फर्स्ट अमाउंट यहाँ पे भरा था, यानी जितना हमें शेयर फॉरफीचर वो रिसीव हुआ था 1, जिसको हमने लिखा था, हम उस 1 वाले अमाउंट को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ़ शेयर्स री इशूड से जो दिया होगा, डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ़ शेयर्स फॉरफीट से जो दिया होगा, और फिर उसमें से माइनस कर देते हैं जितना हमने डिस्काउंट दिया है ऑन री इशू, यानी कि ये 2 अमाउंट। तो फिर हमारा
कैपिटल रिजर्व आ जाता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा कंप्लीट फोरफीचर और रीइशू का, जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बाकी बेसिक अदर कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो सिंपल हैं, जैसे वेंडर को शेयर इशू करना, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि वेरी सिंपल चीज़ है, आपको आती होगी, बिल्कुल 12th की तरह, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एसेट खरीदा तो एसेट टू वेंडर, फिर उसके बाद वेंडर को शेयर इशू करके दे दिए तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर या इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ये भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर कोई आदमी पैसे नहीं देता, कॉल्स इन अरियर करता है, तो हम उससे 10% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं टेबल एफ के तहत, और उसकी हम एंट्रीज़ क्या करते हैं वो यहाँ पर दे रखी हैं। पहले हम इंटरेस्ट चार्ज करने की एंट्री करते हैं शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, क्योंकि ये हमारे लिए इनकम है तो इसीलिए हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं। और फिर शेयर होल्डर हमें पैसा दे देता है तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। ये हो गई सिंपल कहानी। इसी तरह कॉल्स इन एडवांस भी हो सकता है कि अगर कोई शेयर होल्डर हमें जल्दी पैसा दे दे तो फिर हम उसको इंटरेस्ट पे करेंगे, तो हम उसको 12% पर एनम का इंटरेस्ट पे करते हैं एज़ पर टेबल एफ। तो इस बार ये हमारे लिए एक्सपेंस हो गया तो हम इसको इसीलिए डेबिट करते हैं, और एंट्री हो गई इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। और फिर हम उसको जब पे करते हैं तो एंट्री हो गई शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर इसके बाद बेसिक इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो मैं आपको भी बुक से मार्क करवा दूंगा कि कौन से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ हमने एग्जांपल्स करे हैं क्लास के अंदर, वो बेसिकली कंप्लीट क्वेश्चंस हैं कि जिसमें आपको मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि आपको किस तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको प्रैक्टिस करके चलनी है। कि पब्लिक जो है वो हमारे पास शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेजेगी, ठीक है, जिसमें होगा आपका ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और फिर उसमें कंपनी जो है प्रोराटा के बेसिस पर हमको शेयर्स अलॉट कर देगी। फिर उसके बाद ये होगा कि कुछ कॉल्स इन अरियर हो जाएंगे, कुछ लोग पैसे नहीं देंगे, और जो लोग पैसे नहीं देंगे उनमें से हो सकता है कुछ के शेयर्स फोरफीट हो जाएं, यानी कि कैंसिल हो जाएं, और बाद में कंपनी उनमें से कुछ शेयर्स को रीइशू कर देगी। तो ये कंप्लीट एक क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का, तो आप उसमें ये ध्यान रखना कि आपको 3 कॉन्सेप्ट्स पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए। कि एक तो जब ओवर सब्सक्रिप्शन में हम प्रोराटा करते हैं वो बिल्कुल आएगा, उसके बाद फिर प्रोराटा के बाद जब कुछ लोग कॉल्स इन अरियर कर देंगे तो वो शेयर्स उनके कैंसिल हो जाएंगे वो, और कैंसिल होने के बाद शेयर्स आपके रीइशू भी होंगे, तो रीइशू के टाइम पर कैपिटल रिजर्व निकाल के मतलब उसको प्रॉपर एंड करना सही आंसर को, वो एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो मतलब आप ये ध्यान रखना कि ये बड़ा क्वेश्चन जो आएगा 10 नंबर का वो बिल्कुल इसी तरह होगा, ठीक है ना। तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। तो पहले आप बताओ, आपको एक बार याद आ गई सारी बेसिक बातें, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें क्या थी। फिर मैं आपको इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूँ जो आप एक बार ज़रूर बुक के ज़रूर देख के जाना, एक बार मेरे कहने पर देख जाना बस, सो दैट आपको कॉन्सेप्चुअल वैरायटी मिल जाएगी, और एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन जो आएगा वो इन्हीं में से जो आएगा तो आप कंफर्टेबल रहोगे। इलस्ट्रेशन 5 है, इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। हाँ ध्रुव, बिल्कुल, अब मैं क्लास लूँगा, अभी सारा रिवीजन करवा दूंगा एग्ज़ाम से पहले, डोंट वरी। और हर चैप्टर के आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या करके जाने, कौन से क्वेश्चन एक बार देख जाना, तो फिर आप देखना एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इलस्ट्रेशन 5 आप कर लेना, इलस्ट्रेशन 7 आप कर लेना, ठीक है। ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब इससे आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी बेसिक, और एग्ज़ाम के लिए आप इलस्ट्रेशन कॉन्सेप्चुअल बता देता हूँ 11 है, इससे आपका फुल फीचर का थोड़ा कॉन्सेप्ट जिसको नहीं पता वो क्लियर हो जाएगा या दिक्कत आती है। और इसके अलावा आप इलस्ट्रेशन नंबर 14, इससे आपको रीइशू ये कंप्लीट अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे इलस्ट्रेशन हैं, इंपॉर्टेंट है, तो इनसे आपके वो सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे जो मतलब मैं बात कर रहा हूँ। और बाकी इसके अलावा आप इलस्ट्रेशन 17 एक ज़रूर कर लेना, इससे थोड़ा सा बैलेंस शीट का जो एक्सट्रैक्ट बनाना होता है उसके बारे में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि हम जर्नल एंट्री तो कर लेते हैं, लेकिन उस जर्नल एंट्री से बैलेंस शीट कैसे बन रही होगी या उसका
बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम कहाँ दिखाना होगा वो आपको एक बार समझ आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 ये आपको 10 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी अभी जब हम एमटीपी डिस्कस करेंगे तो उसका क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा क्वेश्चन है 10 नंबर का, बस तो उतना काफ़ी रहेगा। हाँ, तो एमटीपी पूरा सॉल्व कर लेंगे ध्रुव, तो उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी कि पेपर कैसा आने वाला है। हाँ हर, जब एक्सेस मनी पहले हम फेस वैल्यू पे एडजस्ट करते हैं और उसके बाद भी अगर कुछ बच जाएगा तब हम प्रीमियम पर एडजस्ट करेंगे, बिल्कुल। हाँ प्रतीक, तो इसीलिए बैलेंस शीट के लिए आप ये वाला इलस्ट्रेशन ज़रूर देखना, इलस्ट्रेशन 17। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है ये वाला आपका मतलब 10 नंबर का यूनिट रहेगा, तो थोड़ा सा इस पे आप फोकस करना। फिर जो यूनिट 3 रहेगा है ना, वो आपका 5 नंबर का रहेगा, जिसमें हमसे डिबेंचर्स इशू करवाता है। ये 5 मार्क्स का यूनिट रहेगा, ठीक है ना। तो एक बार ये और गो थ्रू कर लेते हैं, तो मैं इसके भी इंपॉर्टेंट बता दूंगा कि इसमें कौन से इंपॉर्टेंट हैं इलस्ट्रेशंस, सिर्फ आप वो देख ले जाना तो आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। देखो इशू ऑफ डिबेंचर्स, इसमें 1 मिनट, अभी 1 मिनट आता हूँ बच्चों ज़रा। चलो, तो अब देखो इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो इसमें क्या है, इशू ऑफ डिबेंचर्स में पहले तो ये पता होना चाहिए कि डिबेंचर क्या होता है। तो देखो डिबेंचर का मतलब तो बहुत सिंपल है, कंपनी लोगों से बोरो करती है, पैसा लेती है और बदले में उनको कहती है कि भाई हम आपके पैसे इंटरेस्ट सहित वापस दे देंगे। तो इस कागज़ के टुकड़े को हम क्या बोलते हैं, डिबेंचर, या इस कागज़ के टुकड़े को हम क्या बोल देते हैं, बॉन्ड। तो अब देखो इसमें अलग अलग टाइप के डिबेंचर्स होते हैं, एक होते हैं सिक्योर्ड, एक होते हैं अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड डिबेंचर का मतलब ये कि अगर किसी आदमी ने कंपनी को पैसा दिया और बदले में उसने किसी एसेट की सिक्योरिटी ले ली तो वो होगा सिक्योर्ड, लेकिन जिसने कोई सिक्योरिटी नहीं ली वो होगा अनसिक्योर्ड। अब सिक्योर्ड भी 2 तरह के होते हैं, अगर किसी ने स्पेसिफिक एसेट की सिक्योरिटी ली तो हम कहेंगे फिक्स्ड चार्ज, अगर किसी ने स्पेसिफिक एसेट की सिक्योरिटी नहीं ली तो हम कहेंगे फ्लोटिंग चार्ज। फिर होते हैं कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, वो आपको पता ही है, जो कन्वर्ट हो जाए वो कन्वर्टेबल, जो कन्वर्ट ना हो वो नॉन कन्वर्टेबल। रिडीमेबल, इररिडीमेबल, ये भी सेम, जिन्हें रीपे करना पड़े वो रिडीमेबल, जिन्हें रीपे ना करना पड़े वो इररिडीमेबल। रजिस्टर्ड और बियरर, जिनका नाम लिखा होता है वो रजिस्टर्ड, जिनका नाम नहीं लिखा होता वो बियरर। फर्स्ट डिबेंचर, सेकंड डिबेंचर। फर्स्ट डिबेंचर मतलब वो जिनको पहले पेमेंट होगी, सेकंड डिबेंचर वो जिनको बाद में पेमेंट होगी। तो बेसिकली ये होते हैं कुछ थ्योरेटिकल टाइप्स। अब इसकी अकाउंटिंग जो है वो पूरी तरह से आपकी क्लास 12th वाली सेम है, अगर आपने वो पढ़ रखा है 12th में तो आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टेंशन नहीं लेनी, आप खाली 12th से का भी रिवाइज कर जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। सेम कहानी है भाई। इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर।
अगर इंस्टॉलमेंट में करा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर, फिर डिबेंचर अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, जस्ट लाइक शेयर्स। तो सिंपल होगी बात। इसी तरह वेंडर को आपने डिबेंचर इशू करे तो वो भी बिल्कुल शेयर्स की तरह, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और या फिर एसेट अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू वेंडर टू सन्ड्री लाइबिलिटी। नीचे बैलेंस बचेगा तो कैपिटल रिजर्व, ऊपर बैलेंस बचेगा तो गुडविल। हर्ष भाई, ज़ीरो कूपन बॉन्ड का मतलब होता है जिन डिबेंचरों पर ज़ीरो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ज़ीरो कूपन बॉन्ड। उसके बाद देखो नया कॉन्सेप्ट जो है वो ये है, ये आप थोड़ा ध्यान से रिवाइज करना। 5 नंबर का क्वेश्चन इस पर आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है डिबेंचर में। अब कभी कभी कंपनी क्या करती है, बैंक से लोन लेकर आती है, और कंपनी जब बैंक से लोन लेती है तो बदले में डिबेंचर इशू करती है उनको एज अ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब है कि भाई उनको ये कहते हैं कि ठीक है, अगर हमने लोन के पैसे नहीं दिए बाय चांस तो फिर आप ये डिबेंचर्स अपने मतलब हमारे क्लेम करवा लेना, ये डिबेंचर्स पक्के करवा लेना, आप इनको सिक्योरिटी के तौर पर रख लो। तो इसको बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अब इसमें 2 तरह की अकाउंटिंग होती है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, एक तरह की अकाउंटिंग होती है जिसमें हम बैंक से लोन लेते हैं तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। तो एसेट साइड पे बैंक में बैलेंस आ गया, लायबिलिटी साइड में बैंक में लोन आ गया। तो ये तो हो गई सिंपल चीज़। लेकिन जो दूसरी एंट्री होती है उस वजह से दोनों मेथड्स में फ़र्क होता है। जब हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी तो पहला मेथड कहता है नो एंट्री, लेकिन दूसरे मेथड में हम नकली एंट्री, फर्जी एंट्री पास करते हैं, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। लेकिन ICAI कहता है कि हमें पहला मेथड ही फॉलो करना है, यानी कि हमें डिबेंचर्स को इशू करने की एज कोलेटरल सिक्योरिटी कोई एंट्री पास नहीं करनी। याद रखना एग्ज़ाम में, ठीक है। बस तो हम अपनी बैलेंस शीट में मतलब मेथड 1 के हिसाब से अगर बात करें तो सिर्फ जो लोन लिया उसको शो करते हैं, लेकिन जो डिबेंचर्स इशू करे एज कोलेटरल सिक्योरिटी उसको शो नहीं करते। मेथड 2 जो होता है, मेथड 2 उसके अंदर हम उसको शो करते हैं, लेकिन वो ICAI वैसे फॉलो करने को मना करता है, तो आपको मेथड 2 फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती, वो हम 12th में करा करते थे, ठीक है ना। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिबेंचर्स में कि इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, इस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें 6 अलग अलग केसेस होते हैं कि भाई या तो आपने इशू करा पार पे, रिडीम करा पार पे, तो ये तो सिंपल केस हो गया, या आपने इशू करा प्रीमियम पे, रिडीम करा पार पे, तो इसमें हम सिक्योरिटी प्रीमियम लगा देंगे। इसके बाद या फिर हमने इशू करा डिस्काउंट पर और रिडीम करा पार पर, तो इसमें हम डिस्काउंट जो करा इशू पर वो लगा देंगे। तो शुरू के 3 केस तो बड़े सिंपल होते हैं, लेकिन जब हम रिडीम करते हैं प्रीमियम पर, यानी कि जब हम रीपे करते हैं और एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो हमें अपनी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की लायबिलिटी को शो करना पड़ता है। इट इज़ अ नॉन करंट लायबिलिटी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और जितने रुपए की ये नॉन करंट लायबिलिटी होती है उतने ही रुपए का हमें लॉस ऑन इशू भी डेबिट में शो करना पड़ता है। तो आप नीचे वाली एंट्री में देखो ध्यान से, आपको क्रेडिट साइड पर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लगा हुआ नज़र आएगा, नॉन करंट लायबिलिटी, और बिल्कुल वही सेम वैल्यू डेबिट साइड पर लॉस ऑन इशू के नाम से भी नज़र आ रही होगी। तो आपको हर बार ये करना है, चाहे केस 5 हो, इसमें भी अगर हम रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम तो आपको लायबिलिटी में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और सेम अमाउंट से लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट में नज़र आएगा। और इसी तरह अगर हम डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं और रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पर, तो भी आपको लायबिलिटी में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डेबिट में लॉस ऑन इशू नज़र आएगा। अब आपको इसमें एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है, जो स्पेशली सिर्फ इस केस में होता है, जब आप डिस्काउंट पर इशू भी कर रहे हो और प्रीमियम पर रिडीम भी कर रहे हो, तो आपका डेबिट साइड पर लॉस ऑन इशू भी आना शुरू हो जाता है और डेबिट साइड पर डिस्काउंट ऑन इशू भी आना शुरू हो जाता है, जिनको मैंने नाम दिया है छोटा भाई बड़ा भाई। तो इस केस में छोटा भाई जो है वो बड़े भाई के चरणों में समर्पित हो जाता है और डिस्काउंट जो है वो खुद ही लॉस में जाके मर्ज हो जाता है। तो फाइनली हमारी एंट्री ऐसी नज़र आनी शुरू हो जाती है जो नीचे लिखी है। तो हम 10 रुपये के डिस्काउंट को अलग से शो नहीं करेंगे, हम उसको लॉस में ही मर्ज कर देंगे। तो आपका लॉस जो है वो ही 30 रुपये से डेबिट में नज़र आ जाएगा। इस बात का सभी बच्चों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ओके, चलो तो पहले यहाँ तक एक बार बता दो कि भाई यहाँ तक कहानी याद आ गई।
मतलब यहाँ तक कहानी ओके है? हाँ बिल्कुल सही हर्ष भाई। तो ये आपको एक केस 6 में स्पेशल चीज़ याद रखनी है। ओके विश्वरूप, स्नेहा, अनुज, श्रेया, ठीक है। ठीक है, याद आ गई, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसी से अगला कॉन्सेप्ट बनता है, क्योंकि अब हमको लॉस का पता लग गया, तो अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट होता है कि ये लॉस को हम राइट ऑफ कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है आपको कि ये लॉस कैसे राइट ऑफ किया जाता है। तो एक्चुअल में हम ये लॉस राइट ऑफ करते हैं तो हम इस हिसाब से राइट ऑफ करते हैं कि जितने भी डिवेंचर्स जो हमारे रहे वो कितने कितने साल कितने कितने रुपए के रहे, हम उसका एक रेशो निकाल लेते हैं और लॉस को उस रेशो में डिवाइड कर देते हैं। विश्वरूप, एमसीक्यू का गोला लगाने के लिए आप सेलो का बॉल पेन यूज़ कर सकते हो मेरे ख्याल से, या फिर गोला शायद पेंसिल से लगाना होता है, उसमें लिखा होगा इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, ब्लैक बॉल पेन यूज़ करना है या पेंसिल। अच्छा, तो अब देखो, तो हमने जैसे एक एग्जांपल लिया कि कंपनी ने 2000 डिबेंचर्स इशू करे और लेट्स एज्यूम कि लॉस है 15,000 का। अब कंपनी अगर ये 2000 डिबेंचर्स को जैसे उसने एक साल चलाया, दूसरे साल भी चलाया, अब 2 साल के बाद कंपनी ने उसमें से 500 डिबेंचर रीपे कर दिए, तो इसका मतलब तीसरे साल कंपनी के सिर्फ 1500 डिबेंचर्स चले, चौथे साल फिर 1500 डिबेंचर्स चले, फिर चौथे साल के एंड में लेट से कंपनी ने 1000 डिबेंचर्स रिडीम कर दिए, तो 5वें साल कंपनी के सिर्फ 500 डिबेंचर्स चले और उसके बाद कंपनी ने बचे हुए 500 भी रिडीम कर दिए। तो बेसिकली हमें इनका रेशो बनाना है कि कंपनी के कितने डिबेंचर्स कितने साल तक कैसे कैसे चले। तो पहले साल 2000 चले, दूसरे साल 2000 चले, तीसरे साल 1500 चले, चौथे साल 1500 चले और 5वें साल 500 चले। तो ये एक रेशो बन गया 2000 2000 1500 1500 500। तो इस रेशो को जब हम थोड़ा सा शॉर्ट कर लेंगे तो ये बन जाएगा 4:4:3:3:1। तो उस केस में फिर हमें क्या करना है, 1500 के लॉस को हम 4:4:3:3:1 में राइट ऑफ कर देंगे। तो पहले साल 4000, दूसरे साल 4000, तीसरे साल 3000, चौथे साल 3000 और आखिरी साल 1000। और लॉस को राइट ऑफ करने की जो जर्नल एंट्री होती है वो आपको ध्यान रखनी है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट अगर वो है तो, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट अगर वो है तो, ये दोनों तो अगर हैं तो ही लिखना है, नहीं है तो छोड़ देना है। और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो इस तरह से हम लॉस को राइट ऑफ कर देते हैं। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसका भी एक इलस्ट्रेशन मैं आपको बताऊंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो आप मार्क करना। फिर उसके बाद हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट होता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, सेम एज क्लास 12। इसमें कंपनी जो होती है वो अपने डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देती है, लेकिन सरकार को उस पर टैक्स लगाना होता है, तो इसीलिए कंपनी पहले एक TDS की भी वैल्यू कैलकुलेट करके सरकार को पे करती है। तो हम देखो इसकी क्या एंट्रियां करते हैं, बस आप वो फोकस करना। 4 एंट्रियां होती हैं। पहली, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, जो भी इंटरेस्ट है वो निकाल लिया। उसके बाद डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू TDS पेबल, अब उसमें से जितना TDS आपको पे करना है उतना अलग लिख लिया और टू बैंक में जितनी पेमेंट करनी है उतनी लिख ली। उसके बाद TDS पेबल आपको जमा करना है, तो TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये अलग एंट्री करनी है। और लास्ट एंट्री में अपने डिबेंचर इंटरेस्ट को P&L में ट्रांसफ़र करना है, तो एंट्री बन गई P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। तो बेसिकली ये आपकी डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्रियाँ होती हैं। तो ये आपका सेम क्लास 12 की तरह ही कॉन्सेप्ट है जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें आप कौन कौन से इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशन ज़रूर करना। एक आप करना इलस्ट्रेशन 4। तो
तो इससे आपका लॉस वाला इशू करने का वो कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा इलस्ट्रेशन 4 से। उसके बाद आप करना इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशन नंबर 7, ये ज़रूर करना। इसमें लेजर अकाउंट बनवाएं, तो कई बार क्या होता है कि वो जर्नल के साथ साथ लेजर बनवा लेता है, तो है इजी, लेकिन एक बार आप देख लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। फिर इसके बाद आप इलस्ट्रेशन नंबर 9 करना, इससे आपका कोलेटरल सिक्योरिटी वाला कवर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 10 करना, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ऐसा पूछा भी है पहले, इसमें मल्टीपल वैरायटी आपकी कवर हो जाएगी। और उसके बाद आप इलस्ट्रेशन 12 करना, इससे लॉस राइट ऑफ सीख जाओगे आप। और उसके बाद आप इलस्ट्रेशन नंबर 13 करना, इससे आपका इंटरेस्ट भी कवर हो जाएगा। तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अगर कवर करने हैं तो बस ये इलस्ट्रेशंस कर लेना, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें कवर हो जाएंगे डिबेंचर्स के, जो भी वो 5 नंबर में पूछ सकता है। और बाकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में अगर आपको करना है तो आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 और 4 कर लेना, तो इससे आपको 5 नंबर की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, बस और कुछ नहीं करना। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट इसमें कवर हो जाएगा शीतल आपका, जिसमें आपको ना कोलेटरल सिक्योरिटी में जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं तो कैसी बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है, बहुत ही सिंपल है, तो आप देखोगे तो समझ आ जाएगा। आई होप 12th में भी कर रखा है, वो सेम ही है वैसे। और संगीता सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल वाला तो वैसे छोटा चैप्टर है, वो हम अलग से किसी चैप्टर के साथ मिक्स करके कर लेंगे किसी भी दिन। पार्टनरशिप का रिवीजन अनंजय मैं या तो कल नहीं तो परसों वाली क्लास में करवा दूंगा। परसों हम मतलब नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि मैं 2 बड़े यूनिट्स और कवर करवा दूं, ताकि 15-15 नंबर वाले वो कवर हो जाएं। एनपी और पार्टनरशिप कवर कर सकते हैं, या फिर पार्टनरशिप और फाइनल अकाउंट्स कवर कर लें। लेकिन आज का क्लियर हो गया सबको, आपको समझ आ गया आज की बातें अच्छे से, और ये वाले क्वेश्चंस एक बार कर लेना तो और आप देखना आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। तो बोलो जी, कहानी आज की ओके हो गई? डन 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 डन। ओके अनुज, ओके सौम्या, ओके ठीक है वेदांग भाई, ठीक है। एनपी और फाइनल अकाउंट्स एक साथ कर लेंगे, बिल्कुल सही आइडिया दिया। तो एक दिन एनपी और फाइनल अकाउंट्स कर लेंगे दोनों बड़े, और एक दिन पार्टनरशिप कर लेंगे, ठीक है। बस वो क्वेश्चन कर लेना जो मैं बताऊंगा। चलो ठीक है जी, डन डन डन, ओके ऑल राइट प्यारे बच्चों, डन, थैंक यू। चलो ठीक है, तो करो मस्त होके रिवीजन अपना, अच्छे से मन लगा के पढ़ो, और बिना किसी दबाव के, बिना किसी टेंशन के, रिलैक्स रह के पढ़ो अच्छे से। और ये सोच के पढ़ो कि आपने अच्छी तैयारी कर रखी है, रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा, पेपर बहुत इजी आएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ दोनों बड़े चैप्टर। ओके प्यारे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।